नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। साल 2013 सितंबर का महीना, मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसको लेकर वक्त वक्त पर सियासत होती रही है। दल कोई भी हो, मुजफ्फरनगर में फैली हिंसा को लेकर एक दूसरे को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन अब योगी सरकार ने बीजेपी नेताओं पर दर्ज केस वापसी को लेकर कोर्ट में अर्जी दी है। यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सरकार यह कोशिश कर चुकी है, तब भी इस मसले पर सियासत हुई थी। अब इस मामले पर सियासी बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। इन तमाम बयानों के बीच सवाल यही है कि इस हिंसा के पीछे आखिर था कौन। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, योगी सरकार की कवायद को लेकर भी सवाल पूछेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 7 सितंबर 2013 ये वही तारीख है जो स्याह अक्षरों में लिखी गई है। इसी तारीख को मुजफ्फरनगर दंगों की आग ऐसी भड़की जिसने कई लोगों को अपनी जद में ले लिया। तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस दौरान हिंसा के पीछे बीजेपी के कई नेताओं पर केस दर्ज किए गए। उन्हीं केसों को योगी सरकार अब वापस लेने की तैयारी में है। सरकार ने इसके लिए बकायदा कोर्ट में अर्जी भी दे दी है। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के संबंध में एक मामला थाना सिखेड़ा पर पंजीकृत करा गया था, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि श्री संजीव बालियान, श्री भारतेंदु जी, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री सुरेश राणा जी, इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। यह मामला वर्तमान में कोर्ट नंबर 5 में पेंडिंग है, जिसमें शासन स्तर से मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई की गई है। अभियोजन को यह पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ। उसमें 321 की एप्लीकेशन हम लोगों ने कोर्ट नंबर 5 में मूव की है। उस पर कार्रवाई अभी तक पेंडिंग है। मंदोर गांव में पंचायत के बाद जैसे ही हिंसा भड़की, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव के साथ कई लोगों पर भड़काऊ भाषण देने पर केस दर्ज किया था। लेकिन अब सरकार में मंत्री सुरेश राणा इसे राजनीतिक द्वेष में लिया गया जबरन एक्शन बता रहे हैं। किसी भी कानूनी प्रक्रिया के विषय पर कोई टिप्पणी करना वो उचित नहीं। मेरी जानकारी में ये है कि 2013 में राजनीति से प्रेरित होकर के बहुत लोगों के खिलाफ हजारों की संख्या में झूठे मुकदमे कायम किए गए थे। जो उस समय दुनिया में नहीं थे, उन लोगों के खिलाफ भी सरकार ने वोटर लिस्ट देख करके, वोटर लिस्ट के आधार पर ही गांव के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कर दिए थे। आरोप सीधे तत्कालीन समाजवादी सरकार पर लगे तो पार्टी ने जवाब देने में देर नहीं की और योगी सरकार पर बरसते हुए कहा, क्या इसलिए ही बीजेपी सरकार में आई थी? वहीं कांग्रेस ने भी योगी सरकार को निशाने पर लिया। क्या इसीलिए सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की कि सरकार पे लगे हुए मुकदमे, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायकगण हो, सब पे जो आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे? क्या इससे अपराध की प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, जो अपराध करने वाले हैं, जो अपराधी हैं, क्या इससे उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? उनको ऐसा एहसास नहीं होगा कि अपराध एक मुकदमे वापस भी लिए जा सकते हैं? तभी तो यहाँ एसडीएम और सीओ के सामने गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तभी यहाँ पुलिस वालों का भी इनकाउंटर होने लगा है। तभी यहाँ महिलाओं पर अत्याचार ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि उनको एहसास होने लगा है कि आपराधिक मुकदमे तो किसी के ऊपर से भी वापस हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सरकार इस समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। कम से कम सरकार को आपराधिक मुकदमे वापस नहीं करने चाहिए। जिस तरह से केस वापस ले जाने की विधायक की बात हो रही है, मुझे कोर्ट पर कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है। कोर्ट ऐसे अपराधियों को, जिन्होंने प्रदेश को दंगे की आग में झोंक दिया, न्यायालय से प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी संरक्षण पर, उस पर लगाम लगेगी। अब सवाल यही है कि जब केस वापस हो रहे हैं तो हिंसा की आग किसने लगाई? क्या वाकई तब की सरकार ने कार्रवाई के नाम पर द्वेष निकाला? सवाल ये भी कि अगर साजिशन केस दर्ज किए गए तो दंगों के पीछे आखिर है कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे। मनीष शुक्ला साहब इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और वीरेंद्र सिंह
हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, कोर्ट में आपने अर्जी दे दी है, आपको लगता है कि सारे मामले फर्जी थे? बहुत ही विनम्रता से 2-3 बात मैं कहना चाहूंगा कि सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे क्यों हुए थे। सचिन और गौरव की बहन से छेड़खानी हुई थी, उसका विरोध करने पे सचिन और गौरव की हत्या हुई। हत्या होने के पश्चात तत्कालीन सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, हत्यारों के साथ खड़ी हो गई थी। और जो लोग हत्यारों के खिलाफ थे, जो लोग उस बेटी को न्याय दिलाना चाहते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से मुकदमे कायम किए गए थे। और ये बात हम आज नहीं कह रहे हैं, 2013 में उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने चैनलों पे भी कहा था, बयान जारी करके कहा था कि ये मुकदमे राजनीतिक विद्वेष किए गए थे। और उसके पक्ष में मैं एक दलील दूंगा, उस समय इन तीनों लोगों के खिलाफ एनएसए भी तामील कराई गई थी अखिलेश यादव जी के इशारे पर। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने एनएसए को अवैध माना, कहा कि ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से एनएसए लगाया गया है। यानी उसी समय न्यायालय का इशारा हो गया था कि ये विद्वेषपूर्ण भाव से लगाया गया है। इसके बाद केवल ये 3 लोग नहीं, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे कायम किए गए। चुनाव की जो सूची होती है, जो वोटर लिस्ट होती है, उसके आधार पर किया गया। मैं एक बात और आपको बताऊं, उसी समय जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे एसआईटी का गठन किया गया तो 54 मुकदमों में से 418 लोग को एसआईटी ने ही बरी कर दिया। किस तरीके से धांधली की गई थी। वहां के प्रभारी मंत्री कौन थे? श्री आजम खान। मुझे नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है। अखिलेश यादव के इशारे पे वहां के प्रभारी मंत्री आजम खान। मैं उससे पहले मनीष जी एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन सर ये घटना अगस्त में शुरू हुई और उसके बाद एक बड़ी और महापंचायत का आयोजन किया जाता है। उस पंचायत के बाद स्थितियां और बिगड़ गईं और उसी पंचायत में ये आरोप लगे, तब के आपके बीजेपी नेता जो अभी मंत्री हैं सुरेश राणा, आपके विधायक संगीत सोम और कपिल देव और इनके साथ और कई लोग थे, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, धारा 144 का उल्लंघन किया। इन धाराओं में उन पर आरोप तय नहीं हुए, लेकिन केस दर्ज किया गया। सर वो मामले तो अलग है सर, ये तो महापंचायत जो हुई थी, भड़काऊ और तोड़फोड़ आगजनी के मामले दर्ज हुए। नहीं, मैं फिर से बताना चाहता हूं हाँ। कि महापंचायत के बाद ही हिंसा भड़की थी। हाँ, महापंचायत जब लोग वापस जा रहे थे अपने घरों को, तो उनको लक्ष्य बनाकर उन पर हमले हुए। हाँ। और इसी केस में जाति और धर्म को देखकर अखिलेश यादव जी ने एफआईआर कराई थी। इसी एफआईआर के आधार पे डीएम ने, देखिए एनएसए की प्रक्रिया क्या है, एफआईआर होती है और डीएम एनएसए तामील करता है कि इनसे सुरक्षा को खतरा है। और एनएसए को जब यहाँ माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ को में जब चुनौती दी गई, तो उस एनएसए को माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध माना। हाँ। दूसरी बात फिर से रिपीट करूंगा, 54 मुकदमे दर्ज हुए थे उस दिन, 54 मुकदमे, 415 लोगों को तो एसआईटी ने बरी कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब उसकी निगरानी शुरू की। और किस तरीके से जानसठ का मौलवी जिसके ऊपर एफआईआर हुई। जिन बातों का आपने जिक्र किया, उसी बात पर मैं अनुराग भदौरिया जी से सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आपका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के चलते कार्रवाई की गई थी। तो फिर हमारा सवाल यह है कि दंगों के पीछे था कौन? 15 सेकंड हिंसा भड़काने के पीछे था कौन? देख कर, हाँ, खोज कर एफआईआर की गई थी। हाँ बोलिए अनुराग जी, अब बोलिए आप, क्योंकि आज मेहमान भी कम है, वक्त भी ज्यादा मिलेगा और बिल्कुल तार्किक बात होगी जी। पूरा विश्वास है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बीच में नहीं बोला, वो भी नहीं बोलेंगे। हाँ। मजेदार बात है कि अभी विधानसभा के अंदर मैं शुरुआत करता हूं विधानसभा से। विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 114 विधायक ऐसे हैं जिन पे संगीन मुकदमे हैं, तो वो भी समाजवादी पार्टी हैं। सब संगीन मुकदमे जो उनके ऊपर इतने आरोप हैं वो किसके हैं? उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? उन पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? एक बात। दूसरी बात, बड़ी अच्छी अजीब सरकार है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, एमपी, कैबिनेट मंत्री, सबके ऊपर से मुकदमे खुद ही हटाए जा रहे हो।
और उसको कह दे रहे हो सब राजनीति से प्रेरित हैं। तो ये तो बड़े अच्छा प्रचलन आपने शुरुआत की भैया। आप बताओ कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, क्या उन्होंने अपने मुकदमे अपने ऊपर से हटाए? क्या नेताजी मुख्यमंत्री रहे, क्या मुकदमे हटाए? क्या तो ना आदरणीय नेताजी ने हटाए, ना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ऊपर से हटाए। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने ऊपर से और अपने मंत्रियों के ऊपर से, विधायकों के ऊपर से मुकदमे हटा लेंगे। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के अंदर में ये बोल के? तो तब इसके मतलब जिसने हत्या की सरेआम एसडीएम सीओ के सामने देवरिया में, तो कल उसको भी छोड़ देंगे, बोलेंगे भाई ये भी राजनीति से प्रेरित था। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चोरी डकैती हत्याएं हो रही हैं, समाजवादियों पे एफआईआर लगातार आप कराते जा रहे हो, तो आप क्या राजनीति प्रेरित हो रहे हो? इसके मतलब आपके अंदर चोर है। आप ये बढ़ावा दे रहे हो अपराधियों को। इस तरह का आप अगर अपने केस वापस लेंगे तो आप संदेश दे रहे हो अपराधियों को कि मेरे ऊपर भी केस वापस हो सकते हैं, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। तभी यहाँ पे हत्याएं और चोरी डकैती लूटमार ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़ा? क्योंकि आप मनोबल पड़ा, आप इनको सह दे रहे हैं। ये बोल के सवाल उस पर करना चाहता हूं। सब राजनीति कमाल की बात है। एक तो दंगा भड़काओ, ऊपर से आप पे एफआईआर हो, आप पे धाराएं लगे, उसके बाद तो सब राजनीति प्रेरित है। कमाल है, ये तो बड़ी अच्छी सरकार है। अनुराग जी वो कहते हैं कि आपकी सरकार थी, आपके प्रभारी मंत्री थे उस जिले के आजम खान, उन पर बहुत जिम्मेदारी थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जारी करती है और मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में जो 5 निलंबन हुए थे उन पर रोक लगाती है, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था। उनका कहना है कि आजम खां के कहने पर सब कुछ हुआ, वो ऐसे आरोप लगाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, ये सब फर्जी लोग हैं, झूठ बोलते हैं। तो दिल्ली में दंगा भी तो वहां पे केंद्र सरकार है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। तो क्या दंगा कराने भदौरिया जी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का तो प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी कपिल मिश्रा वहां तो हल्ला मचा रहा था, उसको तो आपने एनएसए लगा के जेल के अंदर नहीं डाला, उसको तो आपने वहां पे सिक्योरिटी नहीं दे दी। इसके मतलब हर जगह दोहरा नीति अपनाएंगे क्या? दिल्ली के दंगे में साफ उसका कपिल मिश्रा का बयान आ रहा है, साफ वो चिल्ला रहा है, भड़का रहा है, उसके बाद आप उसको आप बचाते चले गए। इसके मतलब आप पूरे देश के अंदर मुजफ्फरनगर दंगों की बात करिए ना सर, भड़काएंगे हर तरफ। अनुराग भदौरिया जी, मुजफ्फरनगर दंगों की बात करिए। राजनीति से प्रेरित सर, मैंने इसलिए आप दोनों को मैंने इसलिए बुलाया है कि आप उसी मसले पर रहें। मेरा तो सर क्वेश्चन ही यही है, मेरा तो सवाल ही यही है। जब आप भी पाक साफ हैं, बीजेपी भी पाक साफ है, तो ये कौन हिंसा भड़का रहा था, कौन अराजकता फैला रहा था? मैं तो यही जानना चाहता हूं सर। ये 40,000 लोग जो विस्थापित हुए, इसके पीछे कौन है? कपिल मिश्रा जैसे लोग जो दिल्ली में दंगा भड़का रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर नहीं की। अगर इस तरह का काम हमारे सरकार में किया होता, हमारे किसी नेता ने तो होता। इनके यहाँ दंगा भड़का रहे थे, एफआईआर हुई, जेल गए, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं न्याय को न्याय करने दो, न्यायपालिका को न्याय करने दो ना। मैं जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, जो कोर्ट की कार्यवाही हुई है, तो आपको न्यायपालिका उन पॉइंट्स को भी आपको बताऊंगा, उन पॉइंट्स को भी बताऊंगा। मैंने पहला सवाल आपसे उसी का किया, और मनीष जी से भी मैंने कोर्ट ने जो कहा उसी पर सवाल किया। मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं, आप दोनों के पास लौट रहा हूं। बिल्कुल, ये सवाल बहुत जायज है। वीरेंद्र सिंह जी से एक क्वेश्चन कर लेता हूं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी, दल कोई भी हो अपने आप को पाक साफ बताता है, तो फिर ये कौन हिंसा भड़का के चला गया 7 साल पहले? कई लोग मारे गए, कई लोग विस्थापित हुए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मृदुल जी, यदि आपका ध्यान मैं पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जब त्रिपुरा का चुनाव हुआ तब ये नैरेटिव सेट किया गया हिंदू और मुसलमान। जब जो है कि बिहार का और जो है कि आज के डेट में पश्चिम बंगाल और उससे पहले महाराष्ट्र, इसके पहले जो है दिल्ली के चुनाव हुए तो सीएए और एनआरसी का मुद्दा उठाया गया। तो आज भी ये जो नाम वापसी की बात हो रही है, केवल मुजफ्फरनगर के मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मुद्दे को वर्तमान सरकार उठा करके सामने ला रही है। सरकार अगर निष्पक्ष होती तो इसकी जांच पुनः कराने की मांग करती, निष्पक्ष जांच कराती और दोषियों को सजा देने का प्रयास करती। और जो सरकार ने जो मुकदमा वापसी का जो निर्णय लिया है, उससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। और मैं आपको याद भी दिलाना चाहता हूं कि जब ये चुनाव आता है, जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव जब आया था 2017 में,
2013 में, तो उस समय 12-13 के बाद 2017 के चुनाव की पृष्ठभूमि जो है तैयार की गई थी और वहां पे खाप पंचायत के बाद एक साजिश के तहत जो है कि दंगा कराया गया और दंगा हुआ और उस दंगे का लाभ लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मेरा स्पष्ट मत है कि इस तरीके की घटना, इस तरीके की प्रक्रिया जब होती है, जब किसी न किसी प्रदेश में वो चुनाव आता है। अभी आप लोगों ने देखा ही है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ। वीरेंद्र जी देखिए, अलग-अलग राज्य में आपने मुझे उदाहरण दिया जो है नैरेटिव सेट करने की बात। सर अगर महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में, मैं दिल्ली भी ले लेता हूं और जहां जहां बीजेपी की सरकार बनी वो भी ले लेता हूं, अगर हर जगह हुआ है तो फायदा तो सभी को मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है सर। तो मतलब सियासी फायदे के लिए ही ये मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे वो आप हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी का सवाल है मृदुल जी। कांग्रेस पार्टी कभी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करती, कभी वो जो है किसी धर्म विशेष को आधार बना करके राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने धर्म निरपेक्षता को प्राथमिकता दिया है और गांधी जी के सिद्धांत पर चलते हुए इस देश के 70 साल तक इस देश में राजनीति किया है और जिससे भाईचारा बना रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से इस देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। नहीं सर। और हिंदू और मुसलमान के बीच में जिस तरीके से खाई बढ़ रही है उससे इस देश की आपकी सरकारों में भी सर दंगे हुए। मैं वही तो कह रहा हूं सर। और यही कारण है कि विकास जो है दूध का धुला नहीं है वीरेंद्र जी। विकास जो है गौण हो गया है। सबसे अहम सवाल तो यही है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो न्यायपालिका में जाइए, वहां पर जो भी हो सर, कोई भी पार्टी का नेता हो वहां पर जाए, अपने आप को बेकसूर साबित करे और बरी होके बाहर आए। यही तो हम कह रहे हैं। 1984 में भी दंगे हुए, 1984 में भी राइट्स हुए, 90 के दशक में भी राइट्स हुए, उससे पहले भी राइट्स हुए। मृदुल जी कोई भी केस होता है हाँ तो उस केस को उत्तर प्रदेश सरकार बनाम होता, क्योंकि जो है कि भारत के संविधान का उल्लंघन होता है। नहीं वीरेंद्र जी, मेरा सवाल उस पे था, आपका कहना था कि हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारी सरकार में कुछ नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं कि सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, आप तीनों नेता मेरे साथ इस समय बैठे हुए हैं और तीनों की सरकारों में, चाहे वो किसी अन्य प्रदेश में रही हो या इसी प्रदेश में रही हो, हर जगह पर हम हिंसक घटनाएं देखते हैं। उदाहरण नहीं है। नहीं कांग्रेस का कोई उदाहरण नहीं है सर। आप 90 के दशक में सरकार में नहीं थे, 84 में आप सरकार में नहीं थे क्या? मैं वही तो कहना चाह रहा हूं सर। साल दूसरा बदल सकता है, तारीख दूसरी बदल सकती है, लेकिन लोगों का दर्द नहीं बदल सकता सर। हिंसा की जो घटनाएं हैं वो बदल नहीं सकती। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं। ब्रेक के बाद मनीष जी और अनुराग भदौरिया जी हमसे कुछ कहना चाहते हैं। ब्रेक के बाद उनसे सवाल लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे। मनीष शुक्ला जी, सर कौन है फिर इस दंगे के पीछे? आप भी नहीं है, अनुराग भदौरिया जी की पार्टी भी नहीं है, कौन है फिर? देखिए, मैं एक तो आपके इस बात का जवाब देने के पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो अपना अनुभव बता रहे थे कि नहीं कांग्रेस ने के राज्य में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए और उसका कभी चुनावी लाभ कांग्रेस ने नहीं लिया। तो 1984 में सिखों का जो नरसंहार हुआ था वो तब सरकार किसकी थी? कश्मीरी पंडित लाखों की संख्या में कश्मीर से भगा दिए गए, अपने ही देश में बेघर कर दिए गए, सरकार किसकी थी? अरे प्रभु 2020 की बात कर ले भाई, कश्मीर को 2020 में जो बेरोजगारी है, भदौरिया जी, कोरोना काल, भदौरिया जी इसके बाद आएगा तो बोलिएगा। 1947 में नहीं तो 1950 में चले जाएंगे, 1960 में चले जाएंगे, 2020 की बात नहीं करेंगे। मुझे आपसे एक करके बोलिए, आप दोनों की आवाज थोड़ी ओवरलैप हो जाती है। एक करके बोलिए, मैं सुन रहा हूं, सवाल करूंगा, जवाब देने का मौका भी दूंगा इत्मीनान से। और कांग्रेस के ऊपर मैं बात कह रहा हूं, आपको जो दर्द हो रहा है क्या 22 में फिर साइकिल पे पंजे के सहारा लेना है क्या? जैसे पिछले 17 में भाग खड़े हुए थे पंजे के साथ, कि कांग्रेस के ऊपर भी जब बात करेंगे तो आपको दर्द होने लग रहा है। पुरानी दोस्ती याद आ रही है क्या?
फिर हिम्मत हार गए क्या अकेले चुनाव लड़ने की? 2013 में अखिलेश यादव के इशारे पर बेटी के साथ अत्याचार करने वालों के साथ वहां का प्रशासन, वहां की सरकार खड़ी थी। और मैं बताऊं, जब 40,000 लोग बेघर होकर ठंड में कांप रहे थे, कड़कड़ाती ठंड में, तो अखिलेश यादव पूरी कैबिनेट के साथ सैफई में डांस देख रहे थे, मनीष जी, बड़े बड़े हीटरों के साथ। मनीष जी, अगर किसी भी प्रदेश में हिंसा होती है और मौजूदा सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, सर, जब जब आपकी सरकारों में ऐसी कोई घटना घटती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर लोग बाहर से आ जाते हैं। मैंने कहा तो कि हमारी सरकार के समय में एक तो धार्मिक दंगे नहीं हुए, सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, जिन्होंने प्राइवेट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनके फोटो हमने लगाए और उनसे वसूली कराई। हम दंगाइयों के साथ नहीं खड़े होते हैं। जानसठ का मौलवी जिसको पुलिस खोज रही थी, उसी दंगे के दौरान अखिलेश यादव जी ने उनको बुलाया, 5 केडी बैठा के उनको खीर खिलाई। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। और जिस तरीके से देखिए, अब मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं, मैं भदौरिया जी के पास महंगाई से लोग आत्महत्या करने कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको सत्ता पानी है जाति धर्म की बात करके। भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति और संस्कार बन चुका है। ये हिंदुस्तान की बात करते नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं या फिर बांग्लादेश की बात करेंगे। इनको तो हिंदुस्तान के बारे में, इनको हिंदुस्तान की बात करनी नहीं, हिंदुस्तान से लेना देना नहीं है। इन्होंने तय कर लिया कि हिंदुस्तान को बर्बाद करके ही मानेंगे, हिंदुस्तान को बेरोजगार करके मारेंगे, एक सेकंड मारेंगे। क्योंकि भदौरिया जी, हिंदुस्तान की बात कुछ भी बोलिए सर, चाहे मैं आपसे जवाब ले लेता हूँ। एक सेकंड भदौरिया जी, भदौरिया जी, उनका कहना है कि अगर आपकी सरकार, सर भदौरिया जी मेरी बात तो सुनिए, आपकी सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी थी, अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर उस दौरान अच्छा भी किया, उनका कहना है जो लोग विस्थापित हुए, सर मैं मान लेता हूं मनीष जी, मेरा सवाल तो होने दीजिए पूरा। अगर मान भी लिया जाए कि आपने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किया, तो उन लोगों को, सर यही तो प्रॉब्लम है, को बचाते, ये लॉ एंड ऑर्डर इनका है। यहाँ पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है, एसडीएम के सामने गोली मार दी जा रही है। इनका लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है, इनका लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि लगातार यहाँ पे दंगे होते रहते हैं। इनका लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि माहौल इंचिंग भी होने लगी। इनका लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि दिहाड़े गोली मार दी जाती है, रात का इंतजार भी नहीं होता। अगर वो दंगाई किसी धर्म विशेष का होता था, और शर्म की बात तो है कि महिलाओं के, मनीष जी और अनुराग जी, बताइए महिलाओं का, मनीष जी और अनुराग जी, बड़ा सीधा सवाल है, बड़ा सीधा। अनुराग जी, आपकी पार्टी सत्ता में थी, आपकी पार्टी सत्ता में थी। अनुराग जी मेरी बात तो सुनिए, आप सत्ता में थे, प्रशासन काम कर रहा था, फिर हाईकोर्ट के कहने पर इसे केस क्यों वापस लिए गए, निलंबन क्यों वापस हुआ, इसे केस क्यों वापस लिए गए, निलंबन क्यों वापस हुआ? भारतीय जनता पार्टी से, सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास पूछो काम गिनाने को। तो आपके ही आज सुबह में एक डिबेट कर रहा था, तो आपके ही एक पत्रकार कह रहे थे कि नहीं योगी जी का बड़ा माना जाता है कि जहां जाते हैं वहां पे कम से कम पोलराइजेशन कर देते हैं। इसके मतलब धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति करते हो। विकास का नाम गिनाते ना कि उत्तर प्रदेश में ये विकास हुआ, इनसे विकास, लेकिन पोलराइजेशन अगर उस दौरान हुआ, अनुराग जी उस दौरान पोलराइजेशन हुआ, रोडों में मैं मान भी लेता हूं सर, सरकार में गड्ढा खोदने का विकास किया, लोगों के अन्य लोगों के मन में गड्ढा खोदने का विकास किया, लेकिन उन 40,000 लोगों का विकास क्यों नहीं हुआ? समाज में नफरत फैलाने का, 40,000 लोगों को तोड़ने का उन 40,000 लोगों को विकास किया, कोरोना स्थापना का दंश क्यों झेलना पड़ा? को आत्महत्या करने, भदौरिया जी उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन्होंने हिंसा के लिए अगर बीजेपी जिम्मेदार है तो उनकी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? अनुराग भदौरिया जी, इस बात का जवाब आपको ही देना पड़ेगा सर। अनुराग जी, अगर आपने कार्रवाई अच्छी की, मान लेता हूं मैं आपने अच्छी और निष्पक्ष कार्रवाई की, लेकिन उन 40,000 लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से तो आपने लगातार देख रहे होंगे, गाजियाबाद हो चाहे बुलंदशहर हो चाहे वो अभी मैं बागपत हो, वहां से तो लोग छोड़ के जाने लगे, रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतना आतंक है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है। आपने देखा नहीं, दिन दहाड़े गोली मार दी, बताओ सीएम सीओ एसडीएम के सामने गोली मार दे रहे, सोचो आप क्या आतंक है। और उसको बचाते घूम रहे थे इनके विधायक, और उसी विधायक जो बचा रहे थे उस अपराधी को, उसी विधायक के ऊपर इनके प्रदेश के अध्यक्ष फूल की बारिश कर रहे थे। भैया बहुत अच्छा काम करके आओ, फूल की बारिश लो,
क्या काम किया है आपने, दिन दहाड़े गोली मरवा दी यार, बहुत बढ़िया काम किया। और सीओ एसडीएम के सामने गोली मार दी, इससे अच्छा बात क्या है। और आप उसको मनीष जी आप 30 सेकंड का जवाब दीजिए, फिर वीरेंद्र जी का रुख करता हूं। कैसे बताइए, उत्तर प्रदेश में ऐसे कानून व्यवस्था चलेगी, उसके उनके विधायक बचाते घूमेंगे? मनीष जी अपना जवाब पूरा करिए, उसके बाद में वीरेंद्र सिंह जी से सवाल लेता हूं। देखिए मृदुल जी, अनुराग भदौरिया ने एक बात का जवाब नहीं दिया, चूंकि ये दंगाइयों के साथ थे, हत्यारों के साथ खड़े थे, इनकी सरकार दंगाइयों के साथ थी, और जो लोग दंगाइयों का विरोध कर रहे थे, दंगाइयों के खिलाफ बोल रहे थे, उसके खिलाफ मुकदमे लिखवा रहे थे। जब 40,000 लोग विस्थापित होकर ठंड में ठिठुर रहे थे, तो अखिलेश यादव सफाई में मस्त थे। ये तो वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी की। अभी तारीख परसों गोरखपुर के तारीख को मुर्कैद मिला की सजा हुई, लेकिन मनीष जी मैं वीरेंद्र जी का रुख करूं। सर अगर आपको लगता है कि आपके विधायक या आपके पार्टी के नेता स्वच्छ हैं, उनका इस अराजकता में कोई हाथ नहीं है, हिंसा में हाथ नहीं है, तो कोर्ट से बरी होके आ जाए ना सर, केस वापस लेने की क्या जरूरत है? मृदुल जी मैंने फिर कहा, मैंने शुरुआत में कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब 2013 में दंगे हो रहे थे, उस समय चुन चुन कर एफआईआर हो रही थी, और उस समय भी हमने कहा था कि आज जिसके साथ अन्याय हो रहा है, हमारी सरकार आएगी तो अन्याय का हम बदला लेंगे। और मैं एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, हम बदला ले रहे हैं, कहिए फिर नहीं मृदुल जी, हम जो भी मुकदमे वापस होते हैं उसकी एक विहित प्रक्रिया है, उसका परीक्षण होता है, परीक्षण के बाद मुकदमे वापस होते हैं। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया था, उस परीक्षण के दौरान ही पकड़े गए, जिसमें डांट उन्होंने। वीरेंद्र जी एक मिनट सर, एक मिनट, अगर आप दोनों ही वापस नहीं होते एक मिनट वीरेंद्र जी मैं आपका रुख कर रहा हूं। बहुत जल्दी यहाँ पे संस्कृति और संस्कार बहुत प्यार मोहब्बत का है, नफरत ज्यादा फैलाओगे तो आपकी नफरत में ही आपको धुआं कर देगी। एक मिनट सर, और भी वीरेंद्र जी भी बैठे हैं, अनुराग जी और जुम्मा चले जाओगे। अनुराग भदौरिया जी, मैं चाहता नहीं हूँ सर, मैं चाहता नहीं हूँ इधर उधर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात चल रही है तो उसी पर ही बात करते हैं। बहुत सारी घटनाएं प्रदेश में होती रही है, दशकों से होती है, उनको याद करेंगे तो वक्त बीत जाएगा। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर इस हिंसा में हम कोर्ट के उस पूरे बयान को देखें जिसमें तत्कालीन मंत्री आजम खान जो कार्रवाई करते हैं, उसे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट निलंबित कर देता है कि यह कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, और यह भी कहता है कि आपको जांच करनी होगी क्या प्रशासन ने ठीक तरीके से काम किया या नहीं किया। जब इस तरीके की टिप्पणी कोर्ट करता है तो फिर सवाल किस पर खड़े होंगे सर? ऐसा है मृदुल जी, मैं अपनी तरफ से बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पे मुजफ्फरनगर की घटना में आजम खां का नाम आपने लिया, मेरा मानना है कि जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार था, जिला प्रशासन ने काम किया। अगर इस तरीके की बात आप लेते हैं तो आप हाथरस की घटना को भी जोड़ करके देखिए कि किस तरीके से वो दलित लड़की के मृत्यु के उपरांत जो है उसको, उसके लाश को जला दिया गया, और कैसे जो है आरोपियों को बचाने का प्रयास जो है कि ये वर्तमान सरकार ने किया। लेकिन और आज जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें तो चार्जशीट दाखिल हो गई सर। हाँ, तो उसमें साफ साफ पता चल गया कि प्रशासन ने लापरवाही की, और वो लोग गुनहगार थे या अपराधी थे सर। तो ऐसी स्थिति मैं एक और घटना का जिक्र करता हूं, आपने हाथरस का किया, ये सरकार एक और घटना का जिक्र करता हूं, उन्नाव की घटना था। उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी दोषी थे, कोर्ट ने कहा कि इनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी हो रही है सर। ऐसे बहुत सारे मामले जिसमें प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में रहती है, लेकिन क्या सर प्रशासन किसके कहने पर फैसला लेता है? आप संकोच ना करें सर, आपने जब बीजेपी की बात की है तो मैं समाजवादी पार्टी की बात करना चाह रहा हूं। क्या सरकार के कहने पर ही सब कुछ होता है? मैं तो आप ये बताइए मृदुल जी कि क्या जिस समय कुलदीप सेंगर के संदर्भ में घटना घटी और सरकार ने जिस तरीके से बचाने का काम किया, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मेरा मानना यह है फिर भी कि ये सरकार जब भी चुनाव आता है
तब कभी भी वो विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है। मैं चुनाव वो का कह ही नहीं रहा सर। इस तरीके का माहौल मैं आपकी बात मान लेता हूँ, बीजेपी पोलराइजेशन करती है, आप नहीं करते, आपकी बात है। देखिए कि जैसे मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, तो CAA का मुद्दा उठा लिया, क्यों हो रहा है सर? NRC ला दिया, और इसके पहले जो है वीरेंद्र जी, और जो है कि 3 तलाक हो गए, ये सारे मुद्दे जो है वो सारे मुद्दे ये एक नैरेटिव सेट करने के लिए होता है और वहां पर कम्युनल माहौल पैदा करके उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जाता है। मनीष जी, जहां तक मुजफ्फरनगर के सवाल है, ये आपकी कोशिश रहती है, तो उस दौरान आपने विपक्ष में रहकर ये काम माहौल खराब किया, उनको आप लोगों ने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, ये तो आपके ऊपर भी आरोप लगता है। विधायक तो जनता बनाती है, मंत्री बनाने का काम भले ही मनीष जी की पार्टी ने किया। मनीष जी तो इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है वो अपराधियों को ज्यादातर मंत्री बनाती है, और आपके अभी तो थे गायत्री प्रजापति, आपके यहाँ भी गायत्री प्रजापति थे, अगर उनके यहाँ कुलदीप सेंगर है तो आपके यहाँ भी अनुराग भदौरिया जी गायत्री प्रजापति थे कि नहीं थे? नहीं, आजम खान पर भी बहुत सारे केस हैं, वो भी आपकी सरकार में मंत्री थे कि नहीं थे? वापस लिया जाता है, वापस डाला जाता है। आजम खान भी आपकी सरकार में मंत्री थे कि नहीं थे सर? अरे तो उनके, अरे वो तो राजनीतिक प्रेरित सब मुकदमे लगा के आपने जेल में डाला। ये भी वो भी तो यही कह रहे हैं सर, हम तो पूछ ही आज ये रहे हैं कि अगर राजनीतिक द्वेष से ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो फिर तो सभी पाक साफ है, ये मुकदमे क्या चर्चा ही नहीं होनी चाहिए? जरा बताइए, तो यही पूछना चाहिए कि यहाँ पर आग लगाने कौन आ गया था पार्टी को, या शर्म बेच के बोतल से जिन तो नहीं निकला होगा आग लगाने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए का मुकदमा होता है क्या? किसी ने तो बरगलाया होगा, किसी ने तो बहकाया होगा, वही तो है सर। कुछ नहीं, कौन है वो? मनीष जी, ये भारतीय जनता पार्टी है जो फर्जी मुकदमे लगाने में माहिर है। मनीष जी एक सेकंड, भदौरिया जी पूरा कमेंट ले लेता हूँ। मनीष जी, समाज को पीछे ले जाने की राजनीति करती है। इनसे पूछा जाता है कि हाथरस के बारे में बताओ, क्या आप कह रहे थे उस समय? उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत चिल्लाते थे, इनके नेता भी हाथरस की बच्ची पे उसको न्याय दिलाने के साथ नहीं खड़े थे, उसको डाइवर्ट करने में लगे थे। वो तो समाजवादी ने सबने मिलकर जब सीबीआई की मांग की तो लास्ट में क्या निकला? एक सेकंड भदौरिया जी, एक सेकंड रुक जाइए, फिर बात नहीं हो पाएगी सर, बात नहीं हो पाएगी प्लीज। भदौरिया जी, मनीष जी आप अपनी बात रखिए। भदौरिया जी एक सेकंड, आ रहा हूँ की बातें, बिना तथ्य के आरोप लगाना समाजवादी पार्टी का ये काम हो चुका है। ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कश्मीरी पंडित, अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि जिसकी सरकार होती है उसका दायित्व होता है, तो कश्मीरी पंडित जब भगाए गए जम्मू कश्मीर से, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस जिम्मेदारी लेगी। 84 के दंगों की जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी, मेरठ के दंगों की जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी, मलियाना के दंगों की जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी, भागलपुर के दंगों की जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी, या सूरत और बड़ौदा में हर तीसरे महीने जो दंगे होते थे कांग्रेस के शासन में, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की होती है कि नहीं होती है? वीरेंद्र जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चरित्र एक जैसा है। तुष्टीकरण की चैंपियन कौन है, इसके लिए दोनों पार्टियों में जंग है, और जब लड़ाई सामने आएगी दोनों को एक साथ होना है। आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है मनीष जी। हाँ, दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडे में क्या है। वो भारतीय जनता पार्टी कितनी दूर की धुली हुई है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र जी, कांग्रेस जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? अगर हाथरस कांड की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, तो लाखों लाख कश्मीरी पंडितों को मैं भी तो वही कह रहा हूँ मनीष जी, उनकी बहन बेटियों के साथ तो दुष्कर्म हुआ। मनीष जी, अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो 33 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे 33 किसान जो मर गए, वो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले तो आप अभी बताइए, भागलपुर में जो दंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? 33 किसान मर गए, अब 33 किसान सिंगू मालेर पे मर गए, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है कि नहीं है?
ये तय करिए। आप पुरानी बात छोड़ दीजिए, आप नई बात लोग मर गए जिम्मेदारी और आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। आप कहो लाखों कश्मीरी पंडितों को हमने भगवाया, में हैं। मैं छोड़ दूं आपको? उस लाखों से भागलपुर में उस समय विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी, उस समय आप मान लो विश्वनाथ कि सिखों का नरसंहार एक सेकंड वीरेंद्र जी और मनीष जी, मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊं। एक सेकंड मनीष जी, देखिए बड़ा छोटा सवाल है सर। अगर आप भी नहीं थे, अनुराग भदौरिया की पार्टी भी नहीं थी, लेकिन सबसे अहम सवाल ये सर, वहां पर लापरवाही तो हुई। अगर एक मिनट सर, मुजफ्फरनगर में लापरवाही तो हुई, इसी वजह से वहां पर कई लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग विस्थापित हुए। सर कोई ना कोई तो दोषी होगा ना, बोतल से जिन आकर तो पूरी हरकत करके नहीं चला जाएगा। अब मैं बोलूं, दोषियों को तो हमने एफआईआर करके जेल में डाल दिया था। जिस तरह कपिल मिश्रा वहां पे दोषी था, कहां पे? दिल्ली में, जिसको भारतीय जनता पार्टी बचाते घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दोषी हैं, जहां ये होंगे वहीं पे दंगा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इनके नेता आपका दीजिए, दंगा होगा ही नहीं। दंगा वहीं होता है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। कोर्ट ने, आप बताइए, कपिल मिश्रा को हटा दीजिए तो क्या दंगा होता? आप कह रहे हैं कि आपने दोषियों को जेल में डाल दिया था। कोर्ट ने कहा कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। सर ये मेरा कहना नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि जांच होनी चाहिए, कि कार्रवाई ठीक हुई या नहीं हुई। ये कोर्ट का क्यों कहना है? सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए। हमने दोषियों को पकड़ा, दोषियों को सजा देने का काम कोर्ट का है। कोर्ट तय करेगी वो दोषी है कि नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके केस विड्रॉ करने में लगी है, तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर चोर है। उनको अपने न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। फिर न्यायपालिका सही डिसीजन देगी ना। अगर कोर्ट को आप इतना मान रहे हैं तो उस पॉइंट को भी माने ना, जब कोर्ट कहता है कि आपको, बात नहीं समझे आप मेरी बात। सर मैं समझ गया, अगर बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं, आपको बीजेपी को क्या कोर्ट, सुन तो लीजिए, क्या बीजेपी को कोर्ट को न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है? हम हिंदुस्तानियों को, हम समाजवादियों को न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। यह न्यायपालिका पे नहीं विश्वास है तो इसके मतलब इनके मन में चोर है। जवाब दें। या कपिल मिश्रा की तरह ये अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, जैसे कपिल मिश्रा को उन्होंने दिल्ली में बचाया दंगाई को। सर मृदुल जी, कुछ न्यायपालिका कहिए, दंगा कहीं होगा, दंगाई कहीं का होगा, समाजवादी पार्टी उसको बचाने उतर पड़ेगी। अब ये ताहिर हुसैन को बचाने दिल्ली पहुंच गए, अमानुतुल्लाह खान को बचाने दिल्ली पहुंच गए, आईबी के अधिकारी अंकित तिवारी, अंकित शर्मा के हत्यारों को बचाने समाजवादी पार्टी दिल्ली पहुंच जाती है। कहीं का हो, उससे प्रेम समाजवादी पार्टी का सामने आ जाता है। दिल्ली के दंगों में चार्जशीट हो चुकी है, अमानुतुल्लाह खान से लेकर ताहिर हुसैन तक उसमें दोषी पाए गए हैं, और ये एक दूसरे का नाम ले रहे हैं और ये दंगाइयों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में भी कर रहे थे। कोई मुजफ्फरनगर एक दंगा नहीं है। सुल्तानपुर में दलितों पर हमला हुआ, वहां भी अखिलेश यादव जो है आतताइयों के साथ खड़े थे। गोडा में दुर्गा प्रतिमा जलाई गई, वहां भी अखिलेश यादव आतताइयों के साथ खड़े थे। फतेहपुर में दुर्गा प्रतिमा जलाई गई इनकी सरकार में, वहां भी अखिलेश यादव आतताइयों के साथ खड़े थे। कानपुर में दंगा हुआ था, हर चौथे दिन उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे अखिलेश यादव की सरकार में। जब धारा 144 लागू थी, बहुत आसान है सर, धारा 144 लागू होती है तो आपको कहीं इकट्ठा नहीं होना है, भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। अगर आपके कहने से भीड़ वहां पर इकट्ठी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, आप बताइए सर। भारतीय जनता पार्टी भीड़ इकट्ठी की, इन्होंने वहां आप सरकार क्यों चला रहे थे? और आपके द्वारा बनाई गई एसआईटी ने 415 लोग को बरी किया 54 मुकदमों में से। पे विश्वास नहीं है। आखिर वो लोग बरी होने वाले लोग कौन थे? देखिए, जाहिर सी बात है कि सचिन और गौरव की हत्या हुई थी, कि सारे केस वापस ले लेंगे, हो जाएंगे। जनता तकलीफ में रहे, जनता के बारे में चिंता नहीं है, लेकिन अपने विधायकों के बारे में चिंता है सरकार को। ये मर गया है। सचिन और गौरव के बहन के साथ माहौल खराब करो और न्यायपालिका पे बहन की इज्जत को बचाने के लिए दोनों वीरेंद्र जी, क्या आपको लगता है सर, वही जाति धर्म की बात करके, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे का फायदा लेना चाहती है। सर अभी तो कोई चुनाव होने नहीं वाले, अभी तो चुनावों में वक्त है। किससे पूछा आपने? वीरेंद्र जी। मृदुल जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में है, ठीक, और 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के वो चुनाव में जाए। वो विकास का मुद्दे पर चुनाव में जा ही नहीं सकते।
तो ये गड़े मुर्दे उन्होंने उखाड़ करके एक मुजफ्फरनगर का जिन्न सामने खड़ा कर रहे हैं, ताकि एक मुद्दा आ जाए सामने हिंदू बना मुसलमान का, जिस मुद्दों पर इन लोगों ने 2017 का इलेक्शन लड़ा। अब उसी मुद्दे को दोहराना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सरकार है, इनकी सरकार की जवाबदेही है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में इन्होंने कौन सा विकास कार्य किया, और अगर विकास का कार्य नहीं गिना सकते तो उसकी आड़ लेने के लिए ये कम्युनल बात करेंगे और हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, लव जिहाद की बात करेंगे, ये बात करेंगे 3 तलाक की बात करेंगे, ये बात करेंगे जो है 3 तलाक आपको लगता है कम्युनल मुद्दा है? इस तरीके से नैरेटिव मनीष जी, ये बात आप आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, कितनी आपत्तिजनक बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। अब ये 3 तलाक के खिलाफ चले गए, हलाला के पक्ष में खड़े हो जाओगे। वीरेंद्र जी कहां तक नीचे जाइएगा? वीरेंद्र जी कहां तक नीचे जाइएगा? 3 तलाक के बाद अब आप हलाला के साथ खड़े हो जाइए। नहीं सर, देखिए जनता उम्मीद करती है, जनता उम्मीद करती है कि अगर कोई घटना घटती है, कोई किसी समस्या का कोई भी घटना घटती है तो किसी ना किसी का हाथ होता है, और जांच एजेंसीज का काम है, कोर्ट का काम है सजा देना, जांच एजेंसीज का काम है उन लोगों को सामने निकालकर लेकर आना कि किसने इस तरह से अराजकता फैलाई। मनीष जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो परीक्षण की बात आपने कही कि परीक्षण के बाद ही, जांच के बाद ही यह तय होगा कि क्या भूमिका उनकी थी, वो जल्द ही सामने आएगा। हम सभी के बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे खास चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी, आप कहीं मत जाइए।